Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। अखंड भारत देख रहे थे और अखंड भारत में हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में अफगानिस्तान को देखा, अफगानिस्तान के इतिहास को देखा। इसके बाद अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान के इतिहास को देखा। इसके बाद जो तीसरी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बांग्लादेश को देखा और इसके इतिहास को भी देखा हमने। चौथा म्यांमार था, म्यांमार जो बर्मा या जिसको ब्रह्मदेश कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। आज जो इसी कड़ी में बारी है वो है तिब्बत की। जो आज हम लोग तिब्बत के इतिहास को बेहतरीन ढंग से देखेंगे। अभी हम कहने वाले थे जो भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत का हिस्सा था लेकिन हम कहने से रुक गए, है ना। तिब्बत के बारे में क्या है, तिब्बत की कहानी क्या है, इसको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसके इतिहास को भी देखेंगे। और तिब्बत भारत का हिस्सा था ये कहने में हम क्यों रुके या क्या रीजन था, वो सब चीज़ सामने आएगी। तो हम लोग आज इस क्षेत्र को, ये तिब्बत वाला क्षेत्र जो अभी चीन के अधीन माना जा रहा है ना। पहले ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था लेकिन चीन का कहीं ना कहीं कब्जा का जो है इस पर असर है और कब्जा किया था इसको। अभी हम इसको देखेंगे इतिहास इसका। तो तिब्बत वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र, ये इतना सा मैप, मेरी उंगली को देखिएगा, यहाँ से आते हुए ये जो ऐसे 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 घूम करके यहाँ से थोड़ा आपका नेपाल, ये जो नेपाल है इसके बगल से होते हुए ये वाला क्षेत्र जो है ये तिब्बत है और यहाँ पर आपका चीन है। इसको पामीर का पठार या विश्व की छत भी तिब्बत को बोलते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 16,000 फुट ऊंचाई पर है। तो यह जो है विश्व की छत भी इसको बोलते हैं तिब्बत को। तो यह जो है 1914 में, है ना, इसको भी देखेंगे कि अलग कैसे हुआ या इसके बारे में क्या क्या बातें हैं सब समझेंगे। यहाँ पर अब हम इस मैप में बता दें कि यह तो इंडिया का मैप है। ये तो आप देख रहे हैं हमारा जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, ये भारत का नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है, जिससे कि इस तिब्बत को लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये म्यांमार में हमने पढ़ाया था, तो ये है तो है, हमको सिर्फ तिब्बत को देखना है। तिब्बत के आसपास का जो बिहार का जो अपना भारत का स्टेट है जो इसके बाउंड्री पर है वो होगा सिक्किम। यहाँ आप देख रहे हैं ये तिब्बत है, तिब्बत का ये उत्तरी भाग और नीचे दक्षिणी भाग। किसी भी मैप में ऊपर उत्तरी भाग होता है, नीचे दक्षिणी भाग होता है। तो ये जो नीचे दक्षिणी भाग है जो यहाँ पर नेपाल और ये छोटा सा भूटान है जिसको हमने यहाँ एरो मार के लिखा है, ये नेपाल है, ये भूटान है। नेपाल और भूटान के बीच में थोड़ी सी जगह है जिसको सिक्किम बोलते हैं और यही सिक्किम है जहाँ से कि आपका चीन के मार्केट में जो आप हमारा भारतीय चीज़ें जो चीन से आयात निर्यात होती है वह इसी माध्यम से, सिक्किम जो है इसी माध्यम से होती है। तो यह चूंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिक्किम का जो भारत के सिक्किम का जो बाउंड्री है वह आपका तिब्बत से मिलता जुलता बाउंड्री है। और जो यही लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से आपका मैकमोहन रेखा जो भारत पाकिस्तान को भारत और चीन को अलग करती है। भले ही चीन उस रेखा को नहीं मानती है, चीन मैकमोहन को नहीं मानती है, लेकिन जब तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था तो तिब्बत के प्रतिनिधि और भारत के प्रतिनिधियों ने शिमला में एक समझौता किया और उस समझौता के तहत एक लाइन खींची गई जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। खैर इसके बाद वीडियो आएगी जिसमें हम मैकमोहन लाइन को बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे, आपको मैकमोहन का इतिहास बताएंगे आपको। लेकिन पहले यहाँ थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं क्योंकि ये आवश्यक है। तो यह जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है आपका वह क्षेत्र है जिसको जो लाइन है जो आपको मैकमोहन लाइन कहते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ यह जो है आपका तिब्बत जो है बौद्ध धर्मावलंबियों से पूरी तरह से भरा हुआ रहा। यहाँ पर मैक्सिमम जो है बौद्ध धर्मावलंबी संत जो है ना, दलाई लामा वगैरह जो होते थे वो सभी होते थे। उसके वह सभी जो है उन लोगों का यहाँ पर था शासन, नहीं समझ सकते हैं, वही लोग यहाँ पर शासन करते थे। लेकिन हुआ क्या, बाद में ये जो नेपाल है इसके गोरखा बटालियन से ये नहीं सक पाया तिब्बत लोग, और तिब्बती जो है हारने लगे। तो तिब्बत वाले ने चीन से मदद मांगी और चीन ने मदद दिया और मदद ऐसा दिया कि इसको जीता तो दिया नेपाल से, है ना। नेपाल से बार बार हारने के बाद नेपाल ने इसको धमकी दिया तिब्बत को कि 5,000 का हर्जाना, कुछ ज़्यादा 5,000 कुछ है, उतना का हर्जाना उसको हमेशा नेपाल को देना पड़ता था, है ना। तो इस डर से तिब्बत वाले नेपाल को हमेशा देते थे और चूंकि इससे तिब्बत परेशान थे इसलिए तिब्बत ने थोड़ा सा चीन से मदद मांगी और चीन से मदद मांगा, चीन इसको मदद किया। तिब्बत नेपाल से तो अलग अच्छे से जीत गया, लेकिन क्या हो गया, चीन का कब्जा तिब्बत पे हो गया। यही तो दुनिया का रस्म है ना, जिससे मदद मांगिएगा वह समझ जाता है कि ये कमजोर है और क्या करता है, वही आप पर शासन कर लेता है। यही हो गया तिब्बत के साथ। नेपाल इसको बार बार हराता था, इस पर हर्जाना भी लेता था, इसलिए तिब्बत ने चीन से मदद मांगी और चीन क्या किया, तिब्बत को सीधा जो है अपने कब्जे में करने का प्रयास करने लगा और वह जो है ऐसा मैप बनाया चीन का जिसमें कि तिब्बत को भी दिखाना शुरू कर दिया। तो यह जो आपका तिब्बत में चूंकि दलाई लामा लोग शासन होते थे तो ये चीन की मदद से, और बाद में क्या हो गया, भारत को जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे तो जो चीन के आपका कह सकते हैं मुख्य ये थे, वो जब यहाँ आए थे, भारत आए थे, तो उन्होंने भारत का मैप जो चीन का मैप जो जवाहरलाल नेहरू को दिखाया,
उस मैप में भारत का बहुत सा क्षेत्र था जो कि उसके मैप में दिख रहा था। मतलब कि भारत का कुछ क्षेत्र था जिसको कि वह जो है चीन के सीमा में दिखा रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस पर उंगली उठाई और कहा कि आपत्ति जताई कि ये गलत है, ये हमारा सीमा, ये हमारी सरहद है और इसको आप बढ़ा करके अपने चाइना में दिखा रहे हैं, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है सही मैप नहीं है, इसलिए इसमें आपका कुछ क्षेत्र दिख गया है। ये चीज़ भारत को बहुत बुरा लगा। उसमें हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो रही थी और उसके बीच में ऐसा कर देना चीन के लिए कि भारत का क्षेत्र को अपने मैप में दिखाना, ये गलत लगा। बाद में क्या हुआ, यह तिब्बत वाला क्षेत्र पर जो है चाइनीज आक्रमण हुआ या यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, तो चीन इसको दबाने का प्रयास किया। तो यहाँ तिब्बत का शासक जो दलाई लामा था वह नेपाल भाग गया और नेपाल से वो भारत आ गया। तो भारत ने उसको शरण दे दिया। यह जो भारत ने शरण दे दिया, इससे चीन को बहुत चिढ़ बढ़ गई कि जब हम उसको ये करने का प्रयास करें तो तुम शरण देने वाले कौन होते हो। और इसलिए जो है उन्होंने यहाँ से क्या हो गया, भारत ने भी अपना बदला लिया कि जब तुम अपने मैप में मेरा क्षेत्र को दिखा रहा है तो देखो तुम्हारे जो तुम्हारा विद्रोही है उसको हम शरण दे रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, भारत में शरण दिया। अभी भी जो तिब्बत की क्षेत्र जो सीमा है वह हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ से आपका जो दलाई लामा है वो इस पर शासन करते हैं, लेकिन फिर भी चीन इस पर दावा करता है और कहीं कहीं चीन के मैप में आप इसको देखते भी हैं। तो चलिए अब इसको पहले आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या तिब्बत पहले भारत का हिस्सा था? क्या तिब्बत पहले भारत का हिस्सा था? सबसे प्रथम प्रश्न यही है। और देखिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, 1944 में, 1954 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया 1954 में। 1954 में जवाहरलाल नेहरू से जब समझौता हुआ तो उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, है ना। तो देखिएगा, चीन का हिस्सा मान लिया, समझिएगा, पहले हिस्सा मान लिया। हालांकि 1962 के युद्ध के समझौते रद्द हो गए। फिर जब 1962 में युद्ध हुआ तो 1962 में युद्ध के बाद समझौता क्या हो गया, रद्द हो गया। जिस समझौता में जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में तिब्बत को जो है चीन का भाग माना था, उन्होंने 1962 में क्या हो गया, वो समझौता रद्द हो गया, है ना। 1962 के युद्ध में वो समझौता रद्द हो गया और भारत ने फिर से तिब्बत को स्वतंत्र देश बताना शुरू किया। यहां से भारत ने क्या किया, इसको स्वतंत्र देश, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है ना, इसको स्वतंत्र देश बताना शुरू किया। किसको? तिब्बत को। जबकि 54 तक जवाहरलाल नेहरू यह सहमत थे इस बात से कि वह चीन का पार्ट है। 62 में जब युद्ध हुआ, उन्होंने आक्रमण कर दिया या चीन ने, तो उसके बाद समझौता को रद्द कर दिया और फिर भारत क्या कहने लगा कि यह स्वतंत्र देश है। कौन? तिब्बत। यह चीन का भाग नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू पहले 54 में इसको चीन का भाग मानते थे, बाद में क्या हो गया, कहा जाने लगा कि यह स्वतंत्र देश है, यह चीन का पार्ट नहीं है। यह युद्ध होने के बाद हुआ, है ना, देश बताना शुरू किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब ये प्रधानमंत्री बने, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले 1996 में सांकेतिक भाषा में, है ना, 1996 में, 1996 में सांकेतिक तौर पर और फिर 2003 में आधिकारिक तौर पर, 1996 में सांकेतिक तौर पर मतलब संकेत के रूप में, और 2003 में जो है मित्र यह आधिकारिक तौर पर, है ना, आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। इसको क्या किया, यह जो तिब्बत था, है ना, तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। किसने मान लिया? तो अब यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने मान लिया। क्या मान लिया? कि चीन जो है, जो तिब्बत है, यह चीन का हिस्सा है। 96 में सांकेतिक तौर पर बताया, मतलब कोई ऐसा फॉर्म में बताया कि उसमें क्लियर नहीं कहा, लेकिन सांकेतिक तौर पर यह कहा कि जो तिब्बत है वह चीन का हिस्सा है। और 2003 में आधिकारिक तौर पर कह दिया कि तिब्बत चीन का है या चीन का हिस्सा है ना, तिब्बत चीन का हिस्सा मान लिया। अब यहां पर जो है एक प्रश्न उठता है ना, यह प्रश्न उठता है कि अब अगर यदि वह तिब्बत चीन का हिस्सा है, तब फिर तो वो चीन का अगर उस पर शासन करना चाहता है या उस पर जो भी करना चाहता है, तो वो तो चूंकि उसका हिस्सा है, तो भारत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि 54 में जवाहरलाल नेहरू मान रहे हैं कि वो चीन का हिस्सा है। लेकिन खैर जब 62 में वो उन्होंने चीन वासियों ने जब हमला कर दिया तो फिर समझौता रद्द हो गया और उसके बाद भारत क्या कहने लगा कि जो तिब्बत है वह स्वतंत्र राष्ट्र है। मतलब एक बार कह रहे हैं कि हिस्सा है, एक बार कह रहे हैं कि स्वतंत्र देश है, ये भी बात है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में सांकेतिक तौर पर कहा कि वो तिब्बत जो है चीन का भाग है। 2003 में आधिकारिक तौर पर कहा कि तिब्बत जो है चीन का भाग है। अब हम यहां तक जो है तिब्बत चीन का हिस्सा मान लिया। यहां तक तो सिर्फ हमने ये बताया कि आप ये जान लीजिए कि तिब्बत किसका हिस्सा है, तिब्बत भारत का हिस्सा है या तिब्बत चीन का हिस्सा है।
और अब हम आपके बुद्धि, आपके विवेक पर इसको छोड़ देते हैं कि आप इसको क्या मानते हैं, तिब्बत भारत का है या तिब्बत चीन का हिस्सा है। सामने जो तथ्य था हमने आपके सामने रख दिया। अब हम लोग तिब्बत के इतिहास के पर आते हैं, है ना, हिस्ट्री ऑफ तिब्बत। तिब्बत का इतिहास क्या रहा इसको देखना बहुत जरूरी है, और हम लोग यहीं पर आ रहे हैं। मध्य एशिया के उच्च पर्वत श्रेणियां कुनलुन एवं हिमालय के मध्य, यह देखिए यह नेपाल है, और हिमालय पर्वत की तरह आप जान रहे हैं यही क्षेत्र हिमालय पर्वत का है। और यह जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं डेल्टा टाइप का, यह है ना कुनलुन सान माउंटेन्स, यह कुनलुन पर्वत है ना, यह पर्वत श्रेणियां है, मतलब एक पर्वत नहीं है, ये पर्वत श्रेणियां हैं जो नेपाल के पास हिमालय जो आप देखते हैं, है ना, यहाँ नेपाल, ये सिक्किम और ये वाला भूटान है ना, और यहाँ आपका असम है, तो इधर तो अपना देश है ही। तो मध्य एशिया के उच्च पर्वत श्रेणी कुनलुन एवं हिमालय के मध्य 16,000 फुट की ऊंचाई पर, ये कितना पर स्थित है, 16,000 फुट, 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित, है ना। तिब्बत का ऐतिहासिक वृत्तांत लगभग 7वीं शताब्दी से मिलता है। कहां से? लगभग 7वीं शताब्दी से मिलता है। किसका इतिहास? तो तिब्बत का इतिहास, जो 16,000 फुट की ऊंचाई पर है। हिमालय और जो कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत, यह जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है, नेपाल के बाद जो है तिब्बत के क्षेत्र में है। तो यह एक पर्वत श्रेणियां हैं जो 16,000 फुट की ऊंचाई पर है। तो मध्य एशिया, यह मध्य एशिया का ही क्षेत्र, जब एशिया महादेश बनाइएगा तो चूंकि चीन, भारत सब तो एशिया महादेश में आता है, तो यह तिब्बत जो है ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। और ये उच्च पर्वतीय श्रेणियां कुनलुन एवं हिमालय के मध्य, हिमालय भी जान रहे हैं कहाँ है, और कुनलुन पर्वत भी आपको यहाँ पर कुनलुन पर्वत की जो श्रेणियां हैं वह हमने यहाँ तिब्बत के मानचित्र में आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये कुनलुन सान माउंटेन्स है ना, इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय के मध्य 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का ऐतिहासिक वृत्तांत। अब इतना 16,000 फुट की ऊंचाई पर तिब्बत है, इसका आप मैप में समझ गए कहां है, तो 16,000 फुट की ऊंचाई पर मध्य एशिया के क्षेत्र में, जहां हिमालय और कुनलुन की पर्वत श्रेणियां हैं, उसी पर्वत श्रेणियों पर 16,000 फुट की ऊंचाई पर कौन है? तिब्बत है, जिसको विश्व का छत भी कहते हैं। तो यह जो है तिब्बत है। चलिए, और इसकी इतिहास जो है 7वीं शताब्दी से मिलती है। इतिहास तो बहुत पुरानी होगी, लेकिन मिलता है कहां से? 7वीं शताब्दी से मिलती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी से ही यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया। कब से? तो 8वीं शताब्दी से क्या हो गया? बौद्ध धर्म का प्रचार। आप जानते ही हैं बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में भी बहुत हुआ, तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है यहां पर शुरू हो गया 8वीं शताब्दी में। 1013 ईस्वी में नेपाल से धर्मपाल और अन्य बुद्ध, यहां पर 800, अब आ गया 1013 ईस्वी में। देखिए अभी तक ये जो है 8वीं शताब्दी चल रहा था, 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी चल रहा था, जिसमें कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है ना, वो तिब्बत के पठार पर या तिब्बत पर हुआ। अब फिर क्या हो गया? 1013 ईस्वी में नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध विद्वान, नेपाल से कौन आया? धर्मपाल और बहुत सारे बौद्ध विद्वान, है ना, बौद्ध विद्वान। ये लोग जो है, देखिए नेपाल चूंकि करीब में है, तिब्बत का बॉर्डर पर नेपाल है, तो 1013 ईस्वी में धर्मपाल एवं बौद्ध विद्वान तिब्बत गए। ये लोग क्या गए? तिब्बत चले गए। अब तो वहां पर और भी जो है आपका बौद्ध धर्म का विकास हो ही रहा था, और ये विद्वान धर्मपाल और बौद्ध विद्वान लोग यह भी चले गए कहां पर? तिब्बत चले गए। 1042 में अतीश दीपंकर, 1042 ईस्वी में जो है एक नाम है अतीश दीपंकर, यह जो है एक व्यक्ति हैं अतीश दीपंकर श्री ज्ञान और श्री विवेक बिलैया, है ना, अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, यह जो है एक नाम है, और ये अतीश दीपंकर श्री ज्ञान और दूसरा नाम है विवेक बिलैया, यह भी जो है आपका विवेक बिलैया। ये दो व्यक्ति हैं जो आपका, है ना, विवेक बिलैया तिब्बत पहुंचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये लोग कहां पहुंच गए? तिब्बत। तिब्बत में क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो 1013 में धर्मपाल और बौद्ध विद्वान जो नेपाल से थे यह तिब्बत पहुंच गए। 1042 में जो अतीश दीपंकर श्री ज्ञान था और जो विवेक बिलैया थे यह भी तिब्बत पहुंच गए। यह जो आपका नाम हम बता रहे हैं ये सब क्या है? ये सब धर्माचार्य हैं। एक तरह समझिए कि धर्म को जानने वाले या बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में ये सब जो है वहां तिब्बत पहुंचने लगे और धर्म का प्रचार वहां पर शुरू कर दिया। शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अब यहीं पर 1207 ईस्वी में किसका आ गया? शाक्य, है ना, शाक्य वंशियों का जो है ना, यहाँ पर शाक्य वंशी जो थे, तो शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 यहाँ से
प्रारंभ हो गया। साकी वंशियों का शासनकाल कितना हो गया? 1207। देख रहे हैं आप, 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, 8वीं शताब्दी 1013, 1042 और 1207 में किसका हो गया? साकी वंशियों का शासन हो गया। मंगोलों का अंत, है ना, मंगोलों का अंत 1720 ईस्वी में चीन के मांझू प्रशासन द्वारा हुआ। अब यहाँ पर 1720 में आपका कौन किसका खत्म हो गया? मंगोल। मतलब इसके बाद जो है साकी वंशियों के पास मंगोल भी आया और 720 में मंगोल का शासन खत्म हो गया। और मंगोल के शासन के बाद किसका शासन आ गया? तो यहाँ पर चीन का एक जो है वर्ग है जिसका नाम है मांझू प्रशासन। क्या है? चीन का मांझू प्रशासन, मांझू प्रशासन, है ना, मांझू प्रशासन आ गया। इसका मतलब है मांझू प्रशासन ने 720 में मंगोल को भी जो है तिब्बत से खदेड़ दिया, तिब्बत से निकाल दिया। इस इतिहास को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। मांझू प्रशासन द्वारा हुआ। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज आ जाएगा 18वीं शताब्दी, जानवे करते हैं ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी है। यहाँ पर क्या होगा? अंग्रेज का अब आगमन होगा, है ना। तो तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। अब यहां से आ जाएगा अंग्रेज, जो आपका इंग्लिशमैन है ना, इंग्लिशमैन। अंग्रेजों का आगमन जो है यहां पर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां भी अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। और 1788 से 1792 ईस्वी के गुरखों युद्ध के कारण उनके पैर यहां नहीं जम सके, है ना। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया, यह चूंकि एशिया के मैप में ये दक्षिण पूर्व में आता है ना, ये इस तरफ से पूर्व में आता है और दक्षिण में है। जब एशिया का मैप बड़ा सा बनाइएगा तो ये दक्षिण पूर्व में ये सब क्षेत्र आता है, तिब्बत वगैरह। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अंग्रेजों ने भी अपना पैर बढ़ाना चाहा, लेकिन जो है पैर बढ़ाने में उसको यहाँ जो मांझू प्रशासन था, इन्होंने इससे स्ट्रगल हुआ होगा अंग्रेजों से, जो है इसका बना नहीं या युद्ध हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? 1788 से 1792, 1788 से 1792 यह जो ईस्वी रहा, है ना, इसमें गोरखों के युद्ध कारण उनके पैर यहाँ नहीं जम सके। इसमें क्या हुआ? गुरखा जो था, है ना, गोरखा या गुरखा जो बोलते हैं, नेपाली सेना जो होती है, गुरखा ने अंग्रेजों का पैर जमने नहीं दिया। किसका? इंग्लिशमैन का पैर जमने नहीं दिया। मतलब कि अंग्रेज यहाँ पर जो है अपना शासन करना चाहा, लेकिन वह पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर गोरखा जो है उसको टिकने नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता, है ना, स्थिर रखी। यद्यपि इसी बीच अब क्या हो गया? 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपना स्वतंत्रता जो है ना, 19वीं शताब्दी तक यह स्वतंत्र सत्ता रखा। किसने? तिब्बत ने अपना स्वतंत्र सत्ता रखा। लद्दाख पर, कश्मीर के शासन तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, है ना। कहाँ कहाँ पर? लद्दाख के, कश्मीर पर और आपका जो सिक्किम है, सिक्किम वाला क्षेत्र हमने पहले बताया था कि यह नेपाल है, यह भूटान है, बीच में सिक्किम। तो तिब्बत पे तो नहीं कुछ अंग्रेजों का चल पाया, तो वो कहाँ पर? सिक्किम पर अधिकार कर लिया, है ना। और सिक्किम के अलावा कश्मीर पर, इन दो पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, जबकि तिब्बत पर नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ गोरखा उसको टिकने नहीं दिया। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक चौकियों की स्थापना के लिए कई असफल प्रयत्न किए, मतलब बहुत सारा व्यापारिक चौकी बनाना चाहा, लेकिन नहीं बना पाया, असफल रहा, है ना। इतिहास के अनुसार तिब्बत ने दक्षिण में नेपाल से भी कई बार युद्ध करना पड़ा और नेपाल ने इसको हराया। कई बार नेपाल से युद्ध करना पड़ा और नेपाल ने इसको क्या हराया? तिब्बत को हराया। नेपाल जबकि छोटा सा लगता है और तिब्बत बड़ा सा क्षेत्र लगता है, लेकिन ये जो है 16,000 फुट ऊंचाई पर है और नेपाली सैनिक जो गोरखा होते थे उन्होंने इसको नहीं सकने दिया, है ना, हराया। नेपाल और तिब्बत की संधि के मुताबिक तिब्बत ने हर साल, है ना, हर साल में नेपाल को 5,000 नेपाली रुपये हर जाना भरना पड़ेगा। यह जो है नेपाल से बार बार हरने के कारण क्या हो गया? 5,000, है ना, नेपाली रुपया यह जो है हरजाना के रूप में इससे लेना शुरू किया। किससे लेना शुरू किया? तो यह तिब्बत से, क्योंकि नेपाली का मन बढ़ गया, बार बार जब मन तब हरा देता था तिब्बत को, और हराने के बाद क्या किया? 5,000 का मन बढ़ू जो है हरजाना भी इससे लेना शुरू कर दिया, जो कि तिब्बत वाला देना नहीं चाहता था। लेकिन जब जिससे हारिएगा तो उससे अच्छा है कि उसको कुछ हरजाना देकर के ही निपटा दिया जाए, इसलिए तिब्बत बार बार हरजाना के रूप में 5,000 नेपाली रुपया या 5,000 नेपाली मुद्रा जो था वह उसको दे रहा था हरजाना के रूप में। किसको? नेपाल को। अब क्या है कि जो तिब्बत है यह नेपाल से जीतने के लिए, किससे? नेपाल से जीतने के लिए, है ना, नेपाल से जीतने के लिए तिब्बत ने क्या किया? इसने दोस्ती कर ली, किससे? चीन से, है ना। नेपाल से जीतने के लिए तिब्बत ने युद्ध करने के लिए चीन से सहायता मांगी। नेपाल से लड़ेंगे, चीन से क्या मांगा? मदद, कि तुम मेरा मदद करो। तब तक जो है तिब्बत स्वतंत्र था, स्वतंत्र राष्ट्र था। तो तिब्बत क्या बोला चीन से कि तुम मेरा मदद करो, हम नेपाल को
हराना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल बार बार जो है हरा देता है और हरियाणा भी हमसे ले लेता है, इसलिए वह चीन से मदद मांगा। किसने? तिब्बत ने, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, चीन की सहायता से उसने नेपाल से छुटकारा पा लिया। चीन जैसे खड़ा हुआ लड़ने के लिए किसके पक्ष से? तिब्बत के पक्ष से। नेपाल का हालत खराब हो गया और नेपाल क्या हो गया? शांत हो गया। नेपाल समझ गया कि अब चीन जो है यह तिब्बत की मदद कर रहा है, तो तिब्बत अब कमजोर नहीं रहा। वह जो है अब नेपाल से लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि जो हरियाणा वगैरह मांगता था वह सब बंद कर दिया। और तिब्बत क्या तब तक स्वतंत्र था, लेकिन तिब्बत ने क्या गलती की कि उसने चीन से मदद मांगी। देखिए, नेपाल कितना भी हरियाणा मांगता था, लेकिन तिब्बत के क्षेत्र को कभी अपने मिलाने के लिए ये नहीं था। लेकिन चीन ने जब तिब्बत की मदद की तो वह लोभ में किया कि पूरा तिब्बत ही हम समेट लेंगे, और वही चीज चीन ने कर दिया। अभी देखिएगा ना, ठीक है। छुटकारा पाने के लिए इसके बाद 1906 से 1907 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार कर दिया। यही तो वो चाहता था। 1906 से 1907 ईस्वी में चीन क्या किया? इस पर अधिकार कर लिया, है ना। मदद करते करते धीरे धीरे जो है इस पर अधिकार कर लिया। किस पर? तिब्बत पर, है ना। तो 1906 से 7 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार बनाया और यांटुंग, ग्याटसे एवं गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित की। यह जो है इसका जगह है ना। किसका? तो यह तिब्बत की जो ऐसी जगह है जिसको याटुंग बोलते हैं। याटुंग एक हो गया, और दूसरा जो है आपका वह है याटुंग के बाद गरटोक। नेम जो है थोड़ा सा अजीब अजीब है, गरटोक है। और तीसरा जो है आपका वह है ग्याडसे। यह सब जो है जगह का नाम है, ग्याडसे। इस पर जो है चीन ने क्या किया? अपना पुलिस चौकी या चौकी जो है, थाना चौकी जो भी कहते हैं, ये थाना चौकियां जो है बनाना शुरू कर दिया। जबकि ये क्षेत्र किसका है? तो यह क्षेत्र है आपका तिब्बत का। इस पर अधिकार करना शुरू कर दिया, है ना। अपनी चौकियां स्थापित की। 1912 ईस्वी में चीन से मंचू शासन अंत हो गया। जो मंचू शासन चल रहा था 1912 में, जो मंचू शासन आपने अभी इसके पहले लिखा था हमने, है ना, मंचू राजवंश या मंचू शासन, यह जो है खत्म हो गया। कब? 1912 ईस्वी में चीन से मंचू शासन खत्म हो गया, और अंत होने के साथ ही तिब्बत ने अपने को पुनः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इसके बाद तिब्बत ने क्या किया? तिब्बत ने खुद को जो है तिब्बत ने फिर से क्या किया? स्वतंत्र राष्ट्र खुद को घोषित कर दिया कि अब हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, मंचू शासन खत्म हो गया, है ना, घोषित कर दिया। सन 1913 से 14 में चीन, भारत एवं तिब्बत, देखिए 1913 से 1914 की कहानी है ना। 1913 से 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई। चीन, भारत एवं तिब्बत तीनों के प्रतिनिधियों का, चीन, भारत एवं तिब्बत, है ना, इन प्रतिनिधियों का बैठक जो है कहां पर हुआ? शिमला में हुआ, जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। यह जो विभाग, अब देखिए यहीं से जो आप जानते हैं 13-14 में जो है आपका तिब्बत अलग हुआ इंडिया से, ऐसा बात आप मानते हैं। तो यह चूंकि शिमला में जो बैठक हुआ चीन, तिब्बत और भारत में, तो उसमें जो है इस विशाल पठार को, यह चूंकि एक पठार है तिब्बत, है ना, इस विशाल पठार को जो है 2 भाग में बांट दिया। किसमें? 2 भाग में। शिमला में समझौता हुआ और शिमला में ही जो है इस पठार को 2 भाग में बांटने की बात हो गई, है ना। विशाल पठार को 2 भाग में बांटने की बात हो गई। एक पूर्वी भाग हुआ और एक पश्चिमी भाग हुआ, है ना। एक हो गया आपका पूर्वी भाग और दूसरा हो गया आपका पश्चिमी भाग। तो जो आप देखिए पूर्वी भाग, इस तिब्बत को अगर हम बीच से या कह सकते हैं यह लगभग किस तरह से है, तो ऐसे है, यह जो है लगभग इस तरह से कटा हुआ है बीच से। तो अब देखिए ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग जो है ये भारत की तरफ है, और जो हल्का पूर्वी भाग है ये इधर चीन का जो क्षेत्र है इस तरफ में चीन की तरफ है। लेकिन मैक्सिमम सीमा जो है यहाँ से आप देख रहे हैं भारत के साथ तिब्बत का है, इसलिए पश्चिमी सीमा जो है ज़्यादातर इंडिया के साथ है तिब्बत का, और जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी सीमा है या पूर्वी तिब्बत है, यह किसकी तरफ है? चीन। इधर ये सब चीन का कब्जा है, तो यह चीन की तरफ चला गया, है ना। तो पूर्वी भाग जिसमें वर्तमान चीन के चिंगहई एवं सिचुआन प्रांत है, तो यही पूर्वी भाग में क्या है? चिंगई और सिचुआन। यह जो सिचुआन है, यह दोनों क्षेत्र किस में आ गया? चिंगई और सिचुआन, यह चीन का क्षेत्र है ना। चिंगई और सिचुआन चीन का जो है आपका इसका क्षेत्र हो गया, प्रांत है। इसे अंतर्वर्ती या इन्नर तिब्बत कहते हैं। ये वाला जो पहला पूर्वी भाग हो गया, यह आपका क्या हो गया? इन्नर तिब्बत।
और जो पश्चिमी भाग हो गया यह हो गया आपका आउटर तिब्बत। आउटर तिब्बत मतलब तिब्बत भी जो है दो पार्ट में विभक्त हो गया। ये पठार को दो पार्ट में बांट दिया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। एक हो गया अंतः तिब्बत और एक हो अंतर्वर्ती तिब्बत, और एक हो गया पश्चिमी भाग जो आउटर तिब्बत। तो जो उधर वाला भाग है, पूर्वी वाला भाग है ना, उसमें चीन का पार्ट, यहाँ पर जो है चीन का कब्जा या चीन के क्षेत्र में चला गया। और जो पश्चिमी तिब्बत आया, आउटर तिब्बत है, वह हल्का भारत के तरफ में है ना, जिसमें कि पश्चिमी भाग को बौद्ध धर्मानुयायी शासक लामा के हाथ में रहा। इसका शासन किस में हाथ में रहा? तो बौद्ध धर्मानुयायी लामा, जो आप दलाई लामा सबका जो नाम सुनते हैं, ये लामा के हाथ में रहा। तो इधर वाला चीन के कब्जे में, और ये वाला क्षेत्र जो पश्चिमी तिब्बत हुआ, यह किसके हाथ में आ गया? तो लामा, दलाई लामा सब जो होता है उस लामा के हाथ में आ गया, है ना, हाथ में रहा। इसे बाह्य तिब्बत कहा गया। सन 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद बाह्य तिब्बत भी धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लगा। अब यह लामा के हाथ में रहा, पश्चिमी तिब्बत, पूर्वी तिब्बत चीन के हाथ में रहा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो लामा था उसकी मृत्यु हो गई 1933 में। 1933 में लामा की मृत्यु, और इसके मृत्यु के साथ ही क्या हो गया, यह पश्चिमी क्षेत्र भी जो है इस पर चीन का कब्जा होना शुरू हो गया, है ना। लामा की मृत्यु के बाद बाह्य तिब्बत भी धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लगा। चीनी भूमि पर लालित पालित 14वें दलाई लामा ने 1940 में शासन भार संभाला। 1940 में, फिर देखिए 1940 में दूसरा लामा आ गया इनकी मृत्यु के बाद, है ना। देखिए ये लामा ही, सबका नाम दलाई लामा ही, या सबका नाम लामा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले इसको समझ लीजिए कि लामा या दलाई लामा क्या है। यह जो है एक पद है, एक पदवी है। लामा क्या है? एक पदवी है जो बौद्ध धर्म में दी जाती है ना। इसको अगर समझिएगा तो लामा जो है, दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब ज्ञान का महासागर होता है। इस लामा का क्या मतलब होता है? ज्ञान का महासागर, ज्ञान का महासागर। यह जो है बौद्ध धर्म में एक पदवी होती है ना। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है। कैसी पदवी है? तो मंगोलियाई, है ना, मंगोलियाई पदवी है ना, जो कि दी जाती है। तो अब जो शासक यहाँ का होगा वो सब लामा नाम से जाना जाएगा, है ना। तो दलाई लामा जो है वह एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब ज्ञान का महासागर होता है ना। और दलाई लामा के वंशज करुणा, अवलोकेश्वर के बुद्ध के गुणों को के साक्षात रूप माने जाते हैं। करुणा, करुणा दया जो बोलते हैं, और अवलोकेश्वर, अवलोकेश्वर, है ना। करुणा, अवलोकेश्वर, अवलोकेतेश्वर, अवलोकेतेश्वर, यह जो है बुद्ध धर्म का ये है ना। अवलोकेतेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। ये क्या होते हैं? बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप इसको माना जाता है, बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप। इसलिए जब भी आप देखिएगा दलाई लामा लोग दिखेगा तो बुद्ध का जो पोशाक था उसी तरह के पोशाक में ये दिखाई देते हैं ना, वैसा ही पोशाक पहनते हैं। तो इसको बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप माना जाता है। और बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी निर्वाण को टाल दिया है और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया है ना। मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म, मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का जो है इन्होंने संकल्प लिया, इसलिए यह जो है लामा कहलाते हैं। तो अब आपको यह बात समझ में हो गया होगा कि दलाई लामा या लामा क्या है। तो लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसमें कि जो बौद्ध धर्म के सबसे अच्छे गुरु होते हैं, जिसमें करुणा, अवलोकेतेश्वर का गुण और साक्षात गुणों का होता है, बुद्ध के गुणों का साक्षात्कार रूप उसको माना जाता है, और जो मानवता की रक्षा करने के लिए पुनर्जन्म लेकर इस धरती में आते हैं, यह जो है उस लामा को इस रूप में लोग मानते हैं। और यही जो है यहाँ का शासक होता है तिब्बत के पश्चिमी भाग का। तो यह जब 1933 में लामा की मृत्यु हो गई, फिर दूसरा लामा जो 1940 में बना, है ना। तो चीनी भूमि पर लालित पालित 14वें दलाई लामा 1940 में शासन भार संभाला, और 1950 में जब सार्वभौम सत्ता में आए तो पंछेन लामा के चुनाव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई। देखिए अब 1940 के बाद एक लामा और आया 1950 में। अब यह लामा जो है चीन की धरती पर ही खाया पिया बना हुआ है, तो चीन की तरफ जो है इसकी जो झुकाव स्वाभाविक हो जाती है। तो यह 1940 के बाद 1950 में जब सार्वभौम सत्ता में आए तो पंछेन लामा, इसका नाम क्या था? 1950 में जो तिब्बत का ये हुआ, ये नाम है पंछेन लामा। इस लामा का नाम क्या था? पंछेन लामा, जो 1950 में तिब्बत का शासक बना, ऐसा समझिए, है ना। आए पंछेन लामा चुनाव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई,
अब यहाँ पर जब पंछेन लामा जिस जो काल पंछेन लामा का काल है, इस काल में क्या हुआ, चीन में और तिब्बत में दोनों में ही जो है शक्ति प्रदर्शन की होड़ लग गई, है ना। क्या हो गया, शक्ति प्रदर्शन की नौबत तक आ गई। मतलब कि तिब्बत भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने लगा और जो चीन था वह भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने लगा। तो चीन तो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा भूभाग है, ये बौद्धिस्ट वाला क्षेत्र छोटा सा है, तो ये कभी चीन से शक नहीं पाएगा। लेकिन दोनों के अंदर क्या था, हथियार प्रदर्शन या समझिए कि अपना शक्ति प्रदर्शन चलना शुरू था। दोनों ही अपना अपना शक्ति दिखा रहा था, चीन भी और तिब्बत भी। और चीन इसी पल के इंतजार में था कि तुम थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ला करो, हम तुमको ऐसा शांत कर देंगे कि तुम कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसी इंतजार में चीन था। जब पांछेन लामा 1950 में जब गद्दी संभाला या 1950 में आया, है ना, तो क्या हुआ, चीन को आक्रमण करने का बहाना मिल गया, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन हो ही रहा था और इसलिए चीन को आक्रमण का बहाना मिल गया, है ना। 1951 को संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। किसको गया, तो यह जो लांछेन, यह जो आपका पंछेन लामा था, है ना, इसको 1951 में संधि के स्वरूप, ठीक है, चीन को इसी इंतजार में था, आक्रमण किया और 1951 को संधि हुई। 1951 को संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया। किसको, पांछेन लामा को एक साम्यवादी चीन में स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, है ना, घोषित कर दिया गया। इसी समय में भूमि सुधार कानून एवं दलाई लामा के अधिकारों में हस्तक्षेप एवं कटौती होने के कारण असंतोष की आग सुलगने लगी। अब क्या किया, इसको बना दिया यहाँ का शासक, पंछेन लामा तो था ही, अब स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे इस पर कब्जा करना चीन शुरू कर दिया। और क्या किया, इसी समय में भूमि सुधार कानून एवं दलाई लामा के अधिकारों में हस्तक्षेप, दो काम किया, भूमि सुधार और दलाई लामा के जो कानून था उसमें हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया, है ना। और इसलिए क्या हो गया, वहाँ पर असंतोष की आग सुलगने लगी, जो क्रमशः 1956 और 1959 ईस्वी में जोरों से भड़क गई। कब भड़क गई, 1956 में और 1959 में यही आग भड़क गई, क्योंकि चीन जो है यहाँ के भूमि सुधार में हस्तक्षेप करने लगा, यहाँ के जो लामा का जो अपना उसका जो व्यक्ति जो उसका जिम्मेदारी था उसमें भी वह चीन हस्तक्षेप करने लगा, उसके दायित्वों में हस्तक्षेप करने लगा। इसलिए जो है जोरों से आग भड़क गई 56 और 59 में, परंतु बल प्रयोग द्वारा चीन इसे दबा दिया। फिर क्या किया, 56 से 59 में जो विद्रोह उठा इसको भी चीन ने दबा दिया। अत्याचारों, हत्याओं आदि से किसी प्रकार बचकर दलाई लामा नेपाल पहुंचे। यहाँ से जो पंछेन लामा दलाई लामा था, यह क्या हो गया, इस विद्रोह जो है चीनी हमला जब होने लगा, वह क्या हो गया, वहाँ से भाग करके, तिब्बत से भाग करके कहाँ चला आया, नेपाल चला आया, है ना, नेपाल पहुँचे। अभी वे भारत में रहकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो लामा कहाँ हैं, तो भारत में बैठे हैं ना, भारत में हैं और भारत से रह करके ही तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लामा भारत में ही हैं, है ना, अभी वे भारत में रहकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर्वते भावेन चीन के अनुगत पंछेन लामा यहाँ के नाम मात्र के प्रशासक हैं। अब जो यहाँ का पंछेन लामा था पहले, वह सिर्फ नाम मात्र का प्रशासक है, और जो लामा है वह कहाँ आ गया है, भारत आ गया, और भारत के हिमाचल साइड में वहीं से जो है वो उसका वहाँ से वह शासन चलाता है, और वह जो चाहता है कि तिब्बत को हम चीन से अलग कर लें। लेकिन यह जो पंछेन लामा था यह नाम मात्र का शासक है, इसका वहाँ पर कहीं कुछ चलता नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमने, यहाँ तक में आपने तिब्बत पर शासन व्यवस्था किसकी रही, किस धर्म का वर्चस्व रहा, क्या क्या रहा, आपने सारे इतिहास को यहाँ तक देखा। यहाँ तक हमने सिर्फ आपको तिब्बत के इतिहास के बारे में बताया। अब हम आपको भारत और चीन के संबंध के बारे में बताते हैं। अब जो है भारत चीन संबंध को देखते हैं। इसमें जो जियांग जेमिन है ना, जियांग जेमिन, यह एक जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे, कहाँ का, ये चीन के पूर्ण राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे चीन के, है ना, जिसका नाम था जियांग जेमिन। 96 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। तो जियांग जेमिन जो है वह एक सुधारवादी नेता थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुधारवादी नेता थे, चीन में उसकी एक इज्जत थी। और इसका विदेशी संबंध को जो आपका जियांग जेमिन है, इन्होंने बहुत ही धार दिया, मतलब विदेशी संबंध को नई धार देने वाले चीन के नेता में जियांग जेमिन था, जो चीन के राष्ट्रपति थे। यह 1996 ईस्वी में भारत आए, और उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे,
अटल बिहारी वाजपेयी, ABW हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना, वह 1996 में भारत आए और जेमिन और वाजपेयी के बीच बातचीत हुई और चीन और भारत के रिश्तों में थोड़ा सा प्रगाढ़ता आया। क्या आया? प्रगाढ़ता, मतलब चीन और भारत का जो संबंध है थोड़ा प्रगाढ़ हुआ, क्योंकि दोनों देशों का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री और एक देश का राष्ट्रपति आपस में मिले और बात किया। इनका नतीजा यह हुआ कि भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, है ना। इस प्रगाढ़ता के बाद क्या हुआ? भारत ने पहली बार जो है ना, भारत ने पहली बार जो तिब्बत है ना, इसको चीन का हिस्सा मान लिया। क्या माना? चीन का हिस्सा माना, चीन का हिस्सा मान लिया, क्योंकि दोस्ती हो गई, आपस में बातचीत हो गई और भारत चूंकि ये हिस्सा है भी लगभग लगता है चीन का ही, इसलिए भारत जो है उतना ज़्यादा इसमें माथा नहीं लगाता है। तो भारत ने पहली बार जो है चीन को इसका हिस्सा मान लिया और हालांकि बदले में चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। और जो चीन से थे जियांग जेमिन, इन्होंने भी क्या किया? सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। दोनों को मान लिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिए और जो जियांग जेमिन थे इन्होंने भी सिक्किम को जो है आपका भारत का हिस्सा मान लिया और सिक्किम के रास्ते भारत चीन के बीच व्यापार की हामी भर दी। यह सिक्किम है, ये नेपाल है, ये भूटान है, बीच में थोड़ा सा भाग सिक्किम है और इधर से जो है व्यापार होता है भारत और चीन का। तो यह जो है इस व्यापार को भी, है ना, मान लिया। सिक्किम के रास्ते भारत चीन के बीच व्यापार की हामी भर दी गई। तिब्बत पर भारत की नीति में बदलाव तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भूल के तौर पर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने भूलवश तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप 1954 में जवाहरलाल नेहरू का भी जो आप देखते हैं उसमें भी वो तिब्बत को चीन का ही हिस्सा मानते हैं। तो यह जो है मान लिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसको इसका हिस्सा मान लिया। तो हालांकि एक पक्ष यह भी है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी 1954 में एक समझौता के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान चुके थे। हालांकि उसमें एक पेंच है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत पर तब भूल की थी और 1996 में अटल का कदम 1954 में नेहरू के तिब्बत पर, है ना, उठाए गए कदम से कैसे अलग था, है ना, कैसे अलग था? मतलब कि 54 में जब आपका जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, है ना, उस समय भी इसको उसका हिस्सा माना गया था और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो है इसको उसका हिस्सा मान लिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या अटल ने तिब्बत पर तब भूल की थी? तो क्या कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, तो क्या इन्होंने कोई भूल किया? तो इसमें एक पेंच है, ये बात अलग है। अब इसका क्या है कदम, उसको देखते हैं, है ना। एक दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे। किसकी? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे। उसी दौर में पंडित नेहरू ने तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकृति दी थी। इसी समय जो है तिब्बत को नेहरू जी ने 1954 में जब ये भाषण ये जो चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये स्वीकृति दी थी। दरअसल 54 में चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना, सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। जब 5 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी 54 में जो है तिब्बत चीन का हिस्सा है इस बात में सहमति जताई थी। लेकिन जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे उसी वक्त चीन अपने नक्शे में भारत के कई इलाकों को दिखा रहा था। जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया? भारत के कई क्षेत्र को, है ना, भारत के कई क्षेत्र को चीन अपने नक्शे में दिखा रहा था, चीन अपने नक्शे में दिखा रहा था, है ना। नेहरू ने जब आपत्ति जताई तो चीन ने कहा कि नक्शों में गलतियां हैं, हालांकि उसने नया और सही नक्शा पेश नहीं किया। यह जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो रही है तो आप एक दूसरे भाई की जमीन को अपने में कैसे दिखा रहे हैं, दूसरे भाई के जो सरहद है उसको अपने में कैसे दिखा रहे हैं, ये बात स्वाभाविक उठती है। तो चीन ने क्या किया? भारत का कुछ क्षेत्र को अपने मैप में दिखा रहा था, जिससे नेहरू जी नाराज हो गए और उन्होंने आपत्ति जताई। नेहरू जी को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा है और दूसरी तरफ जो चीन है वो अपना भाई हिंदुस्तान का जमीन कब्जा करके रखा है या उसको अपने क्षेत्र में दिखा रहा है, कब्जा नहीं किया, अपने नक्शा पर दिखा रहा है। फिर जब तिब्बत में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा को भारत में शरण दे दी, है ना। अब चिढ़ने की बारी चीन की थी। तो नेहरू जी ने भी क्या किया? जब उधर दलाई लामा भागा था, आप जानते हैं कि यहाँ विद्रोह हुआ और दलाई लामा यहाँ से नेपाल भागे, नेपाल से भारत आए, तो भारत में क्या हुआ? इनको शरण मिल गई। किसको? दलाई लामा को भारत में शरण मिल गई, जबकि चीन के लिए वह क्या था? दुश्मन था, क्योंकि विद्रोह जो है तिब्बत में उन्होंने ही किया था।
तो इससे क्या हुआ, भारत और चीन के रिश्ते में खटास आ गया। चीन जो है अंदर ही अंदर इससे चिढ़ने लगा, किससे, इंडिया से। और इंडिया भी उससे क्यों चिढ़ गया, क्योंकि जब मेरा क्षेत्र है, मेरे सरहद को तुम अपने मैप में कैसे दिखा रहा है, यह भी स्वाभाविक बात है। तो ऊपर ऊपर चीनी हिंदी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और अंदर से क्या चल रहा है, शीत युद्ध टाइप से बहुत अंदर से जो है युद्ध चल रहा है। माओ त्से तुंग ने कहा कि तिब्बत में ल्हासा विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ। माओ त्से तुंग ने, किसने कहा, माओ त्से तुंग ने कहा कि तिब्बत में जो विद्रोह हुआ, ल्हासा तिब्बत में, जो ल्हासा का क्षेत्र है, जो तिब्बत का क्षेत्र है, ल्हासा में जो विद्रोह हुआ उसका कारण कौन है, भारतीय लोग है ना। विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ, ये जो है माओ त्से तुंग ने कहा। कुल मिलाकर एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्रूरता बढ़ रही थी। दोनों के अंदर, भारत और चीन के अंदर क्या था, क्रूरता बढ़ रही थी। आखिरकार 19 अक्टूबर 1962 को, है ना, 19 अक्टूबर 1962 को, लास्ट में जो है 19 अक्टूबर 1962 की सुबह 4 बजे ही चीन में, सुबह 4 बजे जो है यह चीन में, इसमें चूंकि युद्ध का माहौल था, है ना, बीच में चीन ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। कहाँ कहाँ पर, एक तो किया लद्दाख में और दूसरा किया मैकमोहन रेखा के पार में, है ना, मैकमोहन रेखा के पार में, ये दो जगह पर जो है ना। 19 अक्टूबर 1962 की सुबह 4 बजे से ही चीन ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। इन दोनों ही क्षेत्र पर चीनी क्या किया, हमला करना शुरू किया और ताबड़तोड़ फायरिंग किया, है ना, 19 अक्टूबर 1962 को, ये याद रखिएगा, है ना। यही जो चीन वाला कब्जा का क्षेत्र है 1962 में, है ना, तो यह जो है उस पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू कर दी, हमला शुरू कर दी। और चीनी सैनिकों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। ऐसा बौछार किया कि 5 घंटे में ही सुबह 9 बजते बजते ऐसा लगा कि मानो आसमान फट गया। 4 बजे से फायरिंग स्टार्ट की और 9 बजे तक में, है ना, 9 बजे तक में इतना खतरनाक फायरिंग हुआ कि यूं जो लोग आसपास के थे उनको लगता था कि जैसे आसमान फट गया है। और ये किसकी तरफ से हो रही थी, चीन की तरफ से। ऊपर से कहा जा रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई, और अंदर ही अंदर क्या है, युद्ध चालू है। वो उसमें चूंकि इंडिया जो है किसी तरह से उस रोष में था नहीं, उस वैसे माहौल में था नहीं, और अटेंडेंट जो है वो क्या कर दिया, फायरिंग शुरू कर दिया। और 5 घंटे में, मतलब सुबह 4 बजे से 9 बजे सुबह तक में जो है ना, वो उसको हड़प लिया, मानो आसमान फट गया हो। पीठ में छुरा घोंपने के इस घटना से चीन पर से भारत का भरोसा हिला दिया। अब क्या किया, जब ऐसा हुआ तो भारत का भरोसा जो है चीन पर से हिल गया। इन्होंने चीन पे क्या किया, भारत ने भरोसा करना छोड़ दिया। भारत अब तक चीन की नीयत को हमेशा संदेह के नज़रिए से देखता है। भारत अब भी जो है चीन को संदेह की नज़रिए से देखता है, इसलिए देखते हैं नज़रिए से देखता है। अपना देश का प्रधानमंत्री कभी भी चीन नहीं जाता है ना, चूंकि ये वाला बात है, संदेह के नज़रिए से आप आज भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ गड़बड़ करना है और आप गड़बड़ दिख भी रहे हैं, गड़बड़ बात बोल भी रहे हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया बात और अंदर से आपके अंदर क्या है, आप पीठ पे झूरा फोंकने का काम करते हैं, ये तो गलत बात है। और यही काम जो है चीन ने किया 9 अक्टूबर 1962 को। और इसी में जो है कुछ भारत का क्षेत्र जो है जो चीनी कब्जे में आ गया, चीन का कब्जा का क्षेत्र हो गया, है ना, 19 अक्टूबर 1962 को। यह भारतीयों के लिए बहुत ही कह सकते हैं एक दुख भरा दिन हुआ कि एक पाकिस्तान को हम छाती दिखा के डरा देते हैं, और एक चीन है जिससे कि हम कभी तैयार नहीं होते लड़ने के लिए, या कुछ उसके मसले में हम कुछ जो है स्थान पड़ जाते हैं, ढील पड़ जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से जो है, लेकिन हाँ, चीन के साथ ये बात तो हो गई कि अब उसको कभी भी जो है भारत उस नज़रिए से नहीं लेता है जिस तरह पहले नज़रिए से लेता था, पहले अपने ढंग से मानता था, उस तरह से चीन के साथ भारत का संबंध अब नहीं रहा। और अब भी जो उसको देखा जाता है भारत के द्वारा, वह संदेह के नज़रिए से ही देखा जाता है। तो आज हमने तिब्बत के बारे में और चीन का भारत के साथ संबंध क्या रहा, इसको भी हमने देखा। साथ ही साथ तिब्बत के जो शासक दलाई लामा वगैरह हुए, और तिब्बत को जो 2 क्षेत्र में बांटा गया, पश्चिमी तिब्बत और पूर्वी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र चीन के कब्जे में है लगभग है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है ये आपका दलाई लामा के पास है, जो कि हल्का भारत से टच करता हुआ क्षेत्र है। तो यह जो है आज हमने तिब्बत के बारे में जाना। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।